हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम इसमें आगे पढ़ेंगे डाइनाइट्रोजन यानी N2। इसमें हम डाइनाइट्रोजन के प्रिपरेशन मेथड और उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इनके प्रिपरेशन मेथड। डाइनाइट्रोजन इज़ प्रोड्यूस्ड कमर्शियली बाय द लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। डाइनाइट्रोजन को कमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए एक तो लिक्विफैक्शन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। इसमें टर्म आया लिक्विफैक्शन। तो लिक्विफैक्शन वह प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस गैसियस स्टेट में होता है उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एयर जो वेपर स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है, उसको लिक्विफाई किया जाएगा, उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उससे डाइनाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट की जाएगी। और साथ ही साथ इसमें एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी किया जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में क्या किया जाता है, जो अलग अलग सब्सटेंस है एयर में या फिर अलग अलग गैसेज हैं उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर एयर से सेपरेट किया जाता है। आपको पता है एयर में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन आपको पता है एयर में 21% है और जो CO2 है वो 0.04% है। तो इसमें क्या किया जाएगा, एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में इनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर इनको एयर से सेपरेट किया जाएगा। अब ये प्रोसेस किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये है एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूनिट। इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, एयर को इनपुट किया जाएगा, यानी जिस एयर में से गैसेस को सेपरेट करना है वो यहाँ पर डाली जाएगी। और एयर को इनपुट करते समय एयर को फिल्टर किया जाता है जिससे कि एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे निकल जाएं। तो एयर यहाँ पर आएगी, फिर एयर को यहाँ पर प्रेशराइज किया जाएगा, एयर को हाई प्रेशर दिया जाएगा जिससे कि जो एयर है वो क्या हो, उसका टेम्परेचर घटे, उसको प्रेशराइज किया जा सके और उसको वेपर से यानी गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। तो फिर यहाँ से जो गैस लिक्विफाई हो चुकी, जिसका टेम्परेचर कम हो चुका, उसको यहाँ से गुजारा जाता है, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर को इस इनलेट से गुजारा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, इस कॉलम में वाटर को यहाँ से आता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। ऐसा इसलिए जिससे जो टेम्परेचर है एयर का वो कम किया जा सके। और प्रेशराइज करके एयर का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है। एयर का टेम्परेचर कितना करना है, -200 डिग्री सेल्सियस। और एयर का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस जब करा जा रहा था तो उस समय जो CO2 होती है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -78.5 डिग्री सेल्सियस। तो एयर का टेम्परेचर जब इतना आता है यानी कम करते करते -78.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो उस समय CO2 को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। एयर को प्रेशराइज कर रहे हैं, एयर का टेम्परेचर जब -200 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जा रहा है तो एक ऐसी स्टेट आएगी जहां पर एयर का टेम्परेचर -78.5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो उस समय एयर से CO2 बाहर निकाल ली जाती है। और यहाँ पर जो वाटर के वेपर्स होते हैं प्रेशराइज करते समय वो कंडेंस हो जाते हैं, वाटर वेपर भी निकाल ली जाती है। तो एयर से क्या क्या निकाला गया, एक तो डस्ट पार्टिकल रिमूव कर दिए गए, यहाँ पर प्रेशराइज किया गया, वाटर वेपर कंडेंस हुए, वाटर वेपर को निकाल लिया गया कंडेंस करके। और जब टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जा रहा था उस समय CO2 -78.5 डिग्री सेल्सियस पर CO2 को निकाल लिया गया। फिर जो गैस बची उसको आगे ले जाया गया और यहाँ पर उसको कंप्रेस किया गया, यानी उसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया गया। अब जो यहाँ पर एयर है उसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस है। इस एयर को पहुंचाया जाता है इस कॉलम में जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है। यहाँ पर ही उससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग की जाएगी। तो -200 डिग्री सेल्सियस की जो यहाँ पर गैस है जो लिक्विफाई हो चुकी है, एयर यहाँ पर क्या हो चुकी है, कंप्रेस्ड एयर है, जिसको एक्सपेंड इस कॉलम में एक्सपेंड किया जाता है और एयर को लिक्विफाई किया जाता है। तो इस कॉलम में एयर लिक्विफाई हो गई, उसको पहुंचाया गया इस यूनिट में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूनिट। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर पहुँचाई गई लिक्विफाइड गैस, तो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूनिट होती है इसको नीचे से हल्का सा वार्म किया जाता है जिससे जो नीचे का टेम्परेचर होता है वो हो जाता है हाई और ऊपर का जो टेम्परेचर हो जाता है वो होता है लो। क्योंकि नीचे से हल्का सा गर्म किया जा रहा है तो नीचे का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा। ये टेम्परेचर माइनस में है और माइनस में आपको पता है जो कम चीज़ होती है वो ज़्यादा, यानी माइनस की जो 185 है वो माइनस के 190 से ज़्यादा होगी क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। तो नीचे का टेम्परेचर हाई है और ऊपर का टेम्परेचर लो है। तो जब जो एयर है -200 डिग्री सेल्सियस पर उसको लिक्विफाई गैस को एयर को यहाँ पर पहुँचाया जाएगा
तो उसमें से जो ऑक्सीजन होती है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -183 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर देखिए -185 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये इससे ज़्यादा है। तो एयर में जो लिक्विफाई एयर में जो गैस होती है, ये वाली ऑक्सीजन गैस, वो पहुँच जाती है नीचे, क्योंकि उसका -185 से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। तो ऑक्सीजन गैस नीचे पहुँच जाएगी और ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। जबकि जो नाइट्रोजन होती है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो ऊपर पहुँच जाती है, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर लो है और नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, इसलिए वो ऊपर पहुँच जाती है और नाइट्रोजन गैस को ऊपर से बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पर लिक्विफाई एयर पहुंची जिसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस है। उसमें से ऑक्सीजन का टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑक्सीजन नीचे पहुंच जाती है, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन नीचे जाएगी और यहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन बाहर निकाल ली जाएगी। जबकि जो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। नाइट्रोजन ऊपर जाती है और नाइट्रोजन को ऊपर से बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसलिए जो यहाँ पर गैसेज हैं एयर में, उनको फ्रैक्शन करके, यानी उनको बांट कर एक नाइट्रोजन को ऊपर से निकाल लिया गया और ऑक्सीजन को नीचे से निकाल लिया गया, यानी उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दिया गया। लिक्विड डाइनाइट्रोजन बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन डिस्टिल्स आउट फर्स्ट, लिविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन। जो लिक्विड डाइनाइट्रोजन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन। वो जो मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट बताया -196 डिग्री सेल्सियस में, वो मैंने आपको सेल्सियस में बताया, ये यहाँ पर केल्विन दिया गया है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो लिक्विड डाइनाइट्रोजन होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कम, तो वो पहले ऊपर से बाहर निकल जाती है। उसके बाद जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ज़्यादा, तो वो नीचे से बाहर निकाल ली जाती है। इस तरीके से एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके डाइनाइट्रोजन मिल जाती है। इन द लेबोरेटरी डाइनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइट। अगर लेबोरेटरी में डाइनाइट्रोजन को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसमें क्या किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है। इसमें क्या किया जाएगा, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, इसके एक्वस सॉल्यूशन को सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2 के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे डाइनाइट्रोजन बनता है N2, वाटर इसमें बाहर निकलता है और इसमें NaCl का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन पूरी किस तरीके से होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए रिएक्शन किस तरीके से आपको करनी है। ये हमने लिया सोडियम नाइट्राइट, इस NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। और आपको पता है जो सोडियम होता है वो क्लोराइड के साथ बहुत ज़्यादा अफेक्शन रखता है। सोडियम तुरंत क्लोराइड के साथ NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से जो सोडियम है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। और जो ये अमोनियम और NO2 है, NH4 और NO2, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये बना लेते हैं यहाँ से NH4NO2 यानी अमोनियम नाइट्राइट। तो ये बना, ये एक ही स्टेप में दिया गया है वहाँ पर। तो पहला स्टेप में क्या हुआ, यहाँ से NaCl बना और अमोनियम नाइट्राइट बना। अब जो ये अमोनियम नाइट्राइट है ये हीट होता है, इससे क्या बनता है NH4NO2। अमोनियम नाइट्राइट यहाँ पर हीट होगा, इससे बनेगी अब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बनाने के लिए आपको मैं एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। आपको अमोनियम नाइट्राइट से जितने वाटर के मॉलिक्यूल निकल सकते हैं वो निकालने हैं। हाइड्रोजन कितने, 4, ऑक्सीजन कितने, 2। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से हम कितने वाटर के मॉलिक्यूल बना सकते हैं, तो देखिए H2 और ये 2, ऑक्सीजन हमारे पास 2 ही हैं, O। तो कितने मॉलिक्यूल बना सकते हैं वाटर के, 2 मॉलिक्यूल, 2H2O। तो इससे 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से हमने 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनाए, प्लस बचा हमारे पास क्या, NN यानी N2, ये हमारी निकल गई डाइनाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड भी बना और यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी बने और N2 गैस भी बनी। अब ये प्रोडक्ट आपको किस तरीके से बनाने हैं ये मैंने आपको बता दिया।
पहले क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा ये, और क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्राइड। फिर अमोनियम नाइट्राइड से N2 और 2H2 कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से लेबोरेटरी मेथड इसमें फॉलो किया जाता है। Small amounts of NO and HNO3 are also formed in this reaction. These impurities can be removed by passing the gas through aqueous sulfuric acid कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ऊपर जो हमने लेबोरेटरी मेथड पढ़ा, इस लेबोरेटरी मेथड में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी बन जाती हैं स्मॉल अमाउंट में, जैसे कि NO और HNO3, ये इम्प्योरिटीज़ भी इसमें बन जाती है। तो इन इम्प्योरिटीज़ को इस गैस से रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, जो ये गैस है इसको एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट भी मौजूद होता है उससे इसको पास किया जाएगा। तो N2 गैस से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट भी मौजूद होता है उससे गैस को पास कराया जाता है, जिससे NO और HNO3 इम्प्योरिटीज़ बाहर निकल जाती है। इट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अब इसमें जो डाई नाइट्रोजन है उसको बनाने का जो तीसरा मेथड है वो है, इसमें अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है। यानी अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट प्रोवाइड की जाएगी और हीट प्रोवाइड कराने के बाद अमोनियम डाइक्रोमेट डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। देखिए कैसे, ये हमारे पास क्या है, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ये अमोनियम, दो अमोनियम यानी डाई, और ये क्रोमेट, तो अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको हम हीट प्रोवाइड कराते हैं, हीट करते हैं, जिससे क्या होता है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इससे नाइट्रोजन गैस बनती है, वाटर बनता है और Cr2O3 क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड बनता है। अब इससे आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल मेथड है, जैसे NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, इसको हम हीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस अमोनियम डाइक्रोमेट से आप कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं वो निकाल लीजिए। वाटर कितने, 4 2 जा 8। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन हमारे पास 8 है, ऑक्सीजन हमारे पास 7 है। 8 हाइड्रोजन से 7 ऑक्सीजन से। और आपको पता है सिंपल मेथड क्या आपको करना है, वाटर में जो हाइड्रोजन होता है वो H2 की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है H2। अब 8 हाइड्रोजन को आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 की मल्टीप्लाई करके, 4 2 जा 8, और ऑक्सीजन 7 है हमारे पास, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हम 4 ही यूज़ कर सकते हैं। 4 वाटर के मॉलिक्यूल बनाने के लिए 4 ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं। तो अमोनियम डाइक्रोमेट से हमने 4 वाटर के मॉलिक्यूल बना लिए। नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2, यहाँ से बनाए हमने N2। तो हाइड्रोजन तो सारे के सारे यूज़ हो गए, नाइट्रोजन भी सारे के सारे यूज़ हो गए, ऑक्सीजन बचे 7 में से 3 ऑक्सीजन हमारे पास बचे, और क्रोमियम यानी Cr हमारे पास बचे 2। तो ये आपस में मिलकर बना लेंगे Cr2O3 क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। तो सिंपल तरीका है, इससे वाटर कितने मॉलिक्यूल बन सकते हैं, 8 हाइड्रोजन 7 ऑक्सीजन से 4 वाटर के मॉलिक्यूल बन सकते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन बचे 3, हाइड्रोजन सारे के सारे यूज़ हो गए, 2 Cr2 और 3 ऑक्सीजन Cr2O3 बना लेंगे क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। नाइट्रोजन 2 बचे, N2 के फॉर्म में बना लेंगे। तो इस तरीके से इस मेथड में नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। अगर हमें बहुत ज़्यादा प्योर नाइट्रोजन बनानी है, ऊपर मेथड में इतनी प्योर नाइट्रोजन नहीं बनती, अगर हमें प्योर नाइट्रोजन बनानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सोडियम और बेरियम एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, ये बेरियम एजाइड है, BaN3 का होल ट्वाइस। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है बेरियम एजाइड का, BaN3 का होल ट्वाइस। जो एजाइड होता है, सिंपल एजाइड, वो क्या होता है, एजाइड N3 नेगेटिव, ये एजाइड होता है। इसको जब बेरियम से जोड़ा गया तो ये बना बेरियम एजाइड, बेरियम की रिएक्शन के साथ। तो बेरियम एजाइड को थर्मल डिकम्पोजिशन इसका किया जाता है, इसको हीट देंगे, ये टूटेगा, और ये किस में टूटेगा, बेरियम में और नाइट्रोजन में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन कितने हैं, 3 2 जा 6, N2 तो बनेगा ही, 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तो इसमें जो नाइट्रोजन बनती है ये बहुत ही ज़्यादा प्योर बनती है। और जो ये मेथड था, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई ऑरेंज कंपाउंड है, ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, उसको हीट करके ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाया जाता है और 2 न्यूट्रल गैसेस बनाई जाती है। तो वो इसी के क्वेश्चन ऊपर पूछा जाता है।
ये जो अमोनियम डाइक्रोमेट होता है ये होता है ऑरेंज कलर का, ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। इसमें जो Cr2O3 बनता है क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड, वो होता है ग्रीन कलर का। और जो इसमें ये होती हैं गैसेस के रूप में। तो ऑरेंज कलर के कंपाउंड को हीट करके ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाते हैं, दो न्यूट्रल गैसेस बनती हैं, तो वो यही वाली रिएक्शन है। अब डाइनाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज। डाइनाइट्रोजन इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। जो डाइनाइट्रोजन है वो एक कलरलेस गैस है, कोई रंग नहीं होता इसमें, ऑर्डरलेस, इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होती मतलब गंध नहीं होती, टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, और एक नॉन टॉक्सिक गैस है, ये गैस जहरीली नहीं होती। नाइट्रोजन एटम हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप, और नाइट्रोजन के 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। नाइट्रोजन जो एटम होता है नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। आइसोटोप आपको पता है, यानी आइसोटोप होते हैं एक ही एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म, जिसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, इसका भी एटॉमिक नंबर सेम होगा, बस एटॉमिक मास इसमें डिफरेंट होगा, या फिर कहें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो गए। इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 14 में 7 गए 7, इसमें से 15 में से 7 गए 8। तो नाइट्रोजन है उसकी अलग अलग फॉर्म है, और आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग हैं, तो ये कहलाते हैं आइसोटोप्स। इट हैज़ वेरी लो सोल्युबिलिटी इन वाटर, 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर ऑफ वाटर एट 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। और डाइनाइट्रोजन जो होता है इसकी वाटर में बहुत ही कम सोल्युबिलिटी होती है, लो सोल्युबिलिटी, कितनी, 273 केल्विन और 1 बार प्रेशर पर 1 लीटर में 23.2 सेंटीमीटर क्यूब, 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर इसकी सोल्युबिलिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा कम। एंड लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और डाइनाइट्रोजन का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ से इसकी शुरू होगी केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली है डाइनाइट्रोजन इज रादर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड। डाइनाइट्रोजन में आपको पता है नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो रूम टेम्परेचर पर जो डाइनाइट्रोजन होते हैं वो इनर्ट होते हैं, वो इतनी उनकी ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं होती, वो रिएक्टिविटी शो नहीं करते। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, रिएक्टिविटी हाउएवर इंक्रीजेज रैपिडली विद राइज इन टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर कर रहे हैं तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो भी तेज़ी से बढ़ती है। रूम टेम्परेचर पर ये इनर्ट होते हैं क्योंकि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो ये रिएक्टिविटी शो करते हैं, रिएक्टिविटी इनकी तेज़ी से बढ़ती है। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट। एट हायर टेम्परेचर इट डायरेक्टली कंबाइन विद सम मेटल टू फॉर्म प्रीडोमिनेंटली आयनिक नाइट्राइड एंड विद नॉन मेटल कोवेलेंट नाइट्राइड। अगर हम हायर टेम्परेचर की बात करें तो हायर टेम्परेचर पर जो डाइनाइट्रोजन होते हैं वो कुछ मेटल के साथ डायरेक्टली कंबाइन करके आयनिक नाइट्राइड बनाते हैं, और नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके कोवेलेंट नाइट्राइड बनाते हैं। ये आपको याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल भी रिएक्शन यहाँ पर दी गई हैं। लिथियम मेटल है 6Li, ये डाइनाइट्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा और ये आयनिक नाइट्राइड बनाएगा, लिथियम नाइट्राइड 2Li3n, लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम मेटल है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा हायर टेम्परेचर पर और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम का नाइट्राइड Mg3n2। तो ये आपको याद रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है डाइनाइट्रोजन की, हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस आपको पता है, इसमें अमोनिया बनता है। इट कंबाइन विद हाइड्रोजन एट अबाउट 773 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट हैबर्स प्रोसेस टू फॉर्म अमोनिया। जो डाइनाइट्रोजन होती है वो 773 केल्विन पर और एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन से कंबाइन करती है और अमोनिया बनाती है। N2 डाइनाइट्रोजन 3H2 के साथ रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ 773 केल्विन पर और एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और जिससे क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो ये रिएक्शन सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। इस प्रोसेस को कहते हैं हैबर्स प्रोसेस, जिसमें अमोनिया बनता है। तो हैबर्स प्रोसेस में डाइनाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगी इतने केल्विन पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट हो सकता है, और अमोनिया बनाएगी। ये प्रोसेस हैबर्स प्रोसेस कहलाता है। और इसमें जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है
ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसमें जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो होती है -46.1 किलो जूल पर मोल। डाइनाइट्रोजन कंबाइंस विद डाई ऑक्सीजन ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर एट अबाउट 2000 केल्विन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ये भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। यहाँ तो कंबाइन किया हाइड्रोजन के साथ, टेम्परेचर इतना, लेकिन अगर डाइनाइट्रोजन को डाई ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराना है तो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कितना? 2000 केल्विन। तो 2000 केल्विन पर डाइनाइट्रोजन डाइऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है NO। N2 + O2, ये कितने टेम्परेचर पर? इतने टेम्परेचर पर क्या बनाएगी? नाइट्रोजन डाइऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी। टेम्परेचर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ये केमिकल रिएक्शन थी, ये आपको याद रखनी है। अब ये इसके यूजेस हैं। डाइनाइट्रोजन का जो मेन यूज़ होता है वो एक तो अमोनिया को बनाने में होता है हेबर्स प्रोसेस के द्वारा, और साथ ही साथ बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने में होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ऐसे केमिकल्स जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा उनको बनाने के लिए भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम साइनामाइड। It also find use where an inert atmosphere is required. For example, in iron and steel industry, inert diluent for reactive chemicals. साथ ही साथ डाइनाइट्रोजन का ऐसी जगह भी इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर इनर्ट एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है। ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, इनर्ट एटमॉस्फेयर। जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इनर्ट डाइल्यूएंट के रूप में डाइनाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में। यानी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, उसमें इनर्ट डाइल्यूएंट के रूप में डाइनाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको पता है चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसमें भी तो नाइट्रोजन ही होती है, जिससे कि चिप्स के अंदर जो फैट होता है या फिर कहीं जो ऑयल होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन ना हो और जो चिप्स होते हैं वो रैंसिड ना हो। तो वहाँ पर क्या होता है, जो चिप्स होते हैं उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें, वो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन चिप्स के पैकेट के अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर कर देती है जिससे केमिकल रिएक्शन नहीं होती। लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, फूड आइटम एंड इन क्रायो सर्जरी। जो लिक्विड डाइनाइट्रोजन होती है वो रेफ्रिजरेंट के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पर बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड डाइनाइट्रोजन में, फूड आइटम्स को प्रिजर्व किया जाता है, और सर्जरी के जो मटेरियल होते हैं क्रायो सर्जरी में उसमें भी लिक्विड डाइनाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें टर्म आया क्रायो सर्जरी। ये क्या होता है? तो क्रायो सर्जरी एक ऐसी टाइप की सर्जरी होती है जिसमें एक्सट्रीम कोल्ड का इस्तेमाल करके जो एबनॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि ट्यूमर्स, उनको किल किया जाता है। और इस एक्सट्रीम कोल्ड को देने के लिए इसमें लिक्विड डाइनाइट्रोजन का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो क्रायो सर्जरी में एक्सट्रीम कोल्ड का इस्तेमाल करके ट्यूमर्स को रिमूव किया जाता है, किल किया जाता है। ये एक टाइप ऑफ सर्जरी है और एक्सट्रीम कोल्ड प्रोवाइड कराने के लिए लिक्विड डाइनाइट्रोजन यूज़ होगी। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल 7.3, राइट द रिएक्शन ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन जब किया जाता है उसमें जो केमिकल रिएक्शन होगी वो हमें बतानी है। ऊपर हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी वो थी बेरियम एजाइड की। बेरियम एजाइड का जब हमने थर्मल डिकम्पोजिशन किया नाइट्रोजन बन रहा था और बेरियम बन रहा था। तो अगर सोडियम एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे नाइट्रोजन बनेगा N2 और सोडियम बनेगा। तो देखिए सोडियम एजाइड का फॉर्मूला होता है 2Na, सोडियम एजाइड होता है NaN3। तो इसमें हम 2NaN3 लेंगे सोडियम एजाइड। इस सोडियम एजाइड का जब थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो इससे Na बनेगा सोडियम मेटल और यहाँ पर N2 गैस डाइनाइट्रोजन गैस बनेगी इसमें। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।